हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। तो फ्रेंड्स, सिलेबस हमारा कंप्लीट हो गया और प्रैक्टिस सेट हम कर रहे हैं। आप सब जानते हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। आई होप आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। और आज की क्लास में जो हम सैंपल पेपर करेंगे उसका फर्स्ट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको काल क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो फर्स्ट है आपका, गदर पार्टी की स्थापना, चिटगांव शस्त्रागार छापा, बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना, केंद्रीय असेंबली बम कांड। तो आपको बताना है कि कौन सी घटना आपके पहले हुई थी, कौन सी उसके बाद में हुई थी और फिर कौन सी आपके सबसे बाद में हुई थी। इन्हें इनके कालक्रम अनुसार में आपको व्यवस्थित करना है। तो पहले आपके गदर पार्टी की स्थापना होती है, फिर उसके बाद आपके बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना होती है, फिर उसके बाद आपका केंद्रीय असेंबली बम कांड होता है और फिर उसके बाद आपका चिटगांव शस्त्रागार पर छापा डलता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी आपकी? ये हुई थी 21 अप्रैल 1913 में। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 21 अप्रैल 1913 में। फिर आपका बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना हुई थी आपके 1914 में। कब हुई थी? 1914 में हुई थी। उसके बाद है आपका केंद्रीय असेंबली बम कांड। तो ये कब हुआ था आपका? ये 8 अप्रैल 8 अप्रैल 8 अप्रैल 1929। 8 अप्रैल 1929 को हुआ था। और फिर उसके बाद आपका चिटगांव शस्त्रागार छापा हुआ था आपका 18 अप्रैल 1930। 18 अप्रैल 1930। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। पहले आपकी गदर पार्टी की स्थापना, फिर उसके बाद आपका बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना, फिर केंद्रीय असेंबली बम कांड और फिर आपका चिटगांव शस्त्रागार छापा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सूची को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए फुट के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 में आपके अनुच्छेद दे रखे हैं, दूसरी सूची में प्रावधान दे रखे हैं। तो बताना है आपको कौन से अनुच्छेद में आपके क्या प्रावधान दिया गया है। तो अनुच्छेद 26 में आपके क्या आता है? धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता आती है। अनुच्छेद 40 में क्या आता है? आपके ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 98 में क्या आता है आपका? संसद। अनुच्छेद 98 में आता है आपका संसद का सचिवालय। और अनुच्छेद 239 के अंदर आता है आपका संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन। ओके। अनुच्छेद 26 के तहत आपके धार्मिक कार्यों की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 40 में आपके ग्राम पंचायतों का गठन है। अनुच्छेद 98 में आपका संसद का सचिवालय और अनुच्छेद 239 में आपका संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 में आपके पर्वतीय दर्रे दे रखे हैं, दूसरी सूची में उनके अवस्थिति दे रखी है, राज्य दे रखे हैं। तो माणा जो है आपका, ये कहाँ पर है? ये है आपके उत्तराखंड में। माणा दर्रा है आपका उत्तराखंड में। नाथुला दर्रा कहाँ पर है? ये है आपके सिक्किम में। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में। और आपका शिव किला है हिमाचल प्रदेश में। माणा उत्तराखंड में, नाथुला सिक्किम में, जोजिला जम्मू कश्मीर में और शिव किला आपके हिमाचल प्रदेश में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। इसमें आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो डेसिबल आपकी ध्वनि की प्रबलता की इकाई है। अशुशक्ति शक्ति की इकाई है। समुद्री मील आपका नौ संचालन में दूरी की इकाई है। और सेल्सियस जो है आपके ऊष्मा की इकाई है। तो इसमें से आपका कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें सही सुमेलित नहीं है आपका डी। सेल्सियस जो है ये आपके ऊष्मा की इकाई नहीं है, बल्कि आपके ताप को मापने का मात्रक है।
ये आपके ऊष्मा की इकाई नहीं है, ये ताप को मापने का मात्रक है। ओके, सेल्सियस क्या है? ये ताप को मापने का माप मात्रक है। और ऊषा का मात्रक आपकी कैलोरी होता है। ऊष्मा जो है, हीट, इसका मात्रक क्या होता है? आपके कैलोरी। ठीक है। नौसंचालन में प्रयुक्त दूरी को मापने के लिए ये इकाई समुद्री मील का यूज होता है। शक्ति का मात्रक जूल पर सेकंड होता है, जिसे वाट कहते हैं। और आपके एक अश्व शक्ति में 746 वोट के समतुल्य है। ध्वनि की प्रबलता को डेसिबल मात्रक से नापते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी, यही सही सुमेलित नहीं था। सेल्सियस आपके ताप को मापने का मात्रक है, ना कि ऊष्मा को। ऊष्मा को मापने का मात्रक आपका कैलोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? आर्थिक समृद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? तो आर्थिक समृद्धि के इसमें बताना है आपके आर्थिक समृद्धि के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सही है। भारतीय अर्थव्यवस्था एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। जे एम कीन्स अर्थशास्त्र के जनक हैं। जे एम कीन्स जो है वो अर्थशास्त्र के जनक हैं। तो कौन सा कथन आपका सही है, कौन सा गलत है? तो यहाँ पर आपका एक तो पहला कथन यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक अल्पविकसित अर्थव्यवस्था है, ये कथन आपका सही है। और दूसरा आपका भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ये भी आपका सही है। लेकिन ऑप्शन सी जो है आपका ये इनकरेक्ट है कि जेएम कीन्स जो है वो आपके अर्थशास्त्र के जनक हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, हालांकि अभी इसमें अल्पविकसित अर्थव्यवस्था की बहुत सारी विशेषताएं विद्यमान है। और भारतीय अर्थव्यवस्था आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था है, क्योंकि इसमें निजी तथा सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व विद्यमान है। तो इसलिए आपके दोनों कथन सही हो गए। बाकी आपका जो तीसरा कथन है, जेएम कीन्स अर्थशास्त्र के जनक नहीं है, अर्थशास्त्र के जनक है आपके एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र के जनक कौन है? एडम स्मिथ। ठीक है, एडम स्मिथ आपके अर्थशास्त्र के जनक हो गए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला और दूसरा कथन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका सही सुमेलित नहीं है? इसमें से आपको बताना है कि कौन सा युग्म आपका सही सुमेलित नहीं है। दिल्ली षड्यंत्र केस में आपके अमीरचंद संबंधित हैं। काकोरी षड्यंत्र केस से अशफाकुल्ला संबंधित है। लाहौर षड्यंत्र केस से जतिन दास का संबंध है। और नासिक षड्यंत्र केस से रास बिहारी बोस का संबंध है। तो इसमें बताना है आपको कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका सही सुमेलित नहीं है वह आपका नासिक षड्यंत्र केस से आपके रास बिहारी बोस संबंधित नहीं है। बाकी दिल्ली षड्यंत्र केस आपके अमीरचंद से संबंधित है। काकोरी षड्यंत्र केस अशफाकुल्ला खान से। और आपके लाहौर षड्यंत्र केस जतिन दास से, इनसे संबंधित है। जबकि रास बिहारी बोस का संबंध दिल्ली षड्यंत्र केस से था। वे गिरफ्तार से बचने के लिए जापान चले गए थे। जो रास बिहारी हैं वो आपके नासिक से संबंधित नहीं है, इनका संबंध भी दिल्ली से था। और ये अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए कहाँ चले गए थे? जापान चले गए थे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। सिक्किम जो है वो भारत का एक राज्य बनाया गया था। कौन से संविधान के संशोधन द्वारा? 30वें संशोधन के अंतर्गत, 32वें संशोधन के अंतर्गत, 35वें संशोधन के अंतर्गत, या आपके 42वें संशोधन के अंतर्गत? तो भारत में सिक्किम जो राज्य बनाया गया था वो आपके 35वें संशोधन के अंतर्गत बनाया गया था। 35वां संशोधन आपके 1974 यानी कि 1974 के द्वारा सिक्किम को भारत में संयुक्त राज्य यानी कि एसोसिएटिव स्टेट के रूप में शामिल किया गया था। 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को 22वां पूर्ण राज्य, 35वां जो संविधान संशोधन हुआ था इसने आपके जो सिक्किम है उसको सहयुक्त राज्य का दर्जा प्रदान हुआ था। सहयुक्त सहयुक्त राज्य यानी कि आपका एसोसिएट स्टेट, एसोसिएट स्टेट, ओके, एसोसिएट स्टेट। लेकिन फिर आपका जो
36वां संशोधन होता है। 36वें संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को आपके कंप्लीटली यानी कि पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। पूर्ण राज्य जो बना था सिक्किम वो आपके 36वें संशोधन के तहत बना था और ये हुआ था आपके 1975 में। कब हुआ था? 1975 में हुआ था। 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को भारत में संयुक्त राज्य यानी कि एसोसिएट स्टेट के रूप में शामिल किया गया था। 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था और ये कौन सा राज्य बना था भारत का? ये आपके 22वां राज्य बना था। सिक्किम जो है वो आपका 22वां राज्य बना था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। सबसे आपका संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? कौन सा है आपका? कोटोपैक्सी, फ्यूजियामा, किलायू या आपका विसुवियस। तो संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है आपका किलायू। वर्तमान में संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायू है जो आपके संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है। कहाँ पर आपका? संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है। हवाई द्वीप में स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायू है। कहाँ पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई द्वीप में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? जो हड्डियां होती हैं अस्थियां, उनका जो अध्ययन किया जाता है, उनकी स्टडी आपकी विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है? ऑस्टियोलॉजी, ओरोलॉजी, आपके सैरोलॉजी या आपका जियोलॉजी। तो हड्डियों का जो यानी कि आपके अस्थियों का अध्ययन किया जाता है ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत। ऑस्टियोलॉजी में आपके हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। ओरोलॉजी में आपके पर्वतों का अध्ययन होता है। पर्वतों का अध्ययन। सैरोलॉजी किसका अध्ययन है? आपके रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन। रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन। वैज्ञानिक अध्ययन। और जियोलॉजी क्या होता है? आपके पृथ्वी की आंतरिक संरचना तथा उसमें पाए जाने वाले पदार्थों का अध्ययन। पृथ्वी की आंतरिक पृथ्वी की आंतरिक संरचना तथा उसमें पाए जाने वाले पदार्थों का अध्ययन। पदार्थों का अध्ययन। ठीक है। ऑस्टियोलॉजी आपका हड्डियों का अध्ययन हो गया। ओरोलॉजी में आपके पर्वतों का अध्ययन। सैरोलॉजी रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन। जियोलॉजी आपके पृथ्वी की आंतरिक संरचना तथा उसमें पाए जाने वाले पदार्थों के अध्ययन को जियोलॉजी कहते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए। अस्थियों के अध्ययन को कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? सार्वजनिक उपयोगिता संसाधन प्रदान करना और आपके सामाजिक और आर्थिक ऊपरी पूंजी का निर्माण, संतुलित क्षेत्रीय और क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करना, समतावादी लक्ष्यों को आगे बढ़ाना। समतावादी लक्ष्यों को आगे बढ़ाना। तो कौन से आपके सार्वजनिक क्षेत्र के कार्य के संदर्भ में कौन से कथन आपका सही है? तो यहाँ पर आपका पहला कथन सही है, सार्वजनिक उपयोगिता संसाधन प्रदान करना। नेक्स्ट आपका दूसरा कथन भी सही है, सामाजिक और आर्थिक ऊपरी पूंजी का निर्माण। नेक्स्ट उसके बाद आपका तीसरा कथन भी सही है, संतुलित क्षेत्रीय और क्षेत्र के विकास सुनिश्चित करना। और उसके बाद आपका फोर्थ कथन भी सही है, समतावादी लक्ष्य को आगे बढ़ाना। यानी कि आपके चारों ही कथन सही हैं। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कार्य और उद्देश्यों में सार्वजनिक उपयोगिता संसाधन प्रदान करना, सामाजिक और आर्थिक ऊपरी पूंजी का निर्माण करना, संतुलित क्षेत्रीय और क्षेत्र के विकास सुनिश्चित करना तथा आय और संपत्ति के पुनर्वितरण को बढ़ावा देने के माध्यम से समतावादी लक्ष्यों को आगे बढ़ाना शामिल है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ई। चारों ही कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से किसे भारत
भारतीय अशांति के जनक कहा जाता है? भारतीय अशांति का जनक किसको कहा जाता है? ए.ओ. ह्यूम को, दादा भाई नौरोजी को, लोकमान्य तिलक को, या आपके महात्मा गांधी को? तो किसे कहते हैं भारतीय अशांति के जनक? ये कहते हैं आपके लोकमान्य तिलक को। ठीक है, लोकमान्य तिलक को क्या कहते हैं? आपके भारतीय अशांति के जनक इनको कहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और किसने कहा था इन्हें, बाल गंगाधर तिलक को, अशांति का जनक? अशांति का जनक किसने कहा था? ये कहा था आपके वैलेंटाइन शिरोल ने। वैलेंटाइन वैलेंटाइन शिरोल ने कहा था। भारत के शांति का जनक लोकमान्य तिलक को कहा जाता है। और किसने कहा था इन्हें शांति का जनक? तो ये आपके वैलेंटाइन शिरोल ने कहा था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से आपका कौन सा कथन आपका कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा आपका गलत है? मूल कर्तव्य में आपके मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है। मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है। भारत के संविधान के भाग 4 में मौलिक कर्तव्य गिनाए गए हैं। अनुच्छेद 51 ए प्रत्येक भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या करता है। तो कौन सा कथन जो है आपका इसमें गलत है? तो गलत है आपका ऑप्शन ए, मौलिक कर्तव्य जो है वो मौलिक अधिकारों का हिस्सा है। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया 4A। उसमें आपके मूल कर्तव्यों को समायोजित किया गया था। ये मौलिक अधिकारों का हिस्सा नहीं है। मूल कर्तव्य जो है ये आपके कौन से संशोधन, जो आपका 42वां संशोधन हुआ था, 42वां संशोधन, उसके तहत ये आपके जोड़े गए थे भाग 4A में। भाग 4A में और अनुच्छेद आपके अनुच्छेद 51A हुआ कब था 42वां संशोधन? ये आपके 1976 में। 42वां संशोधन 1976 में, 42वां संशोधन 1976 में आपके संविधान में भाग 4A में अनुच्छेद 51A में आपके मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। ठीक है, मूल कर्तव्यों को समायोजित किया गया। ये आपके मौलिक अधिकारों का हिस्सा नहीं है। ठीक है, मौलिक अधिकारों का हिस्सा ये नहीं है। और जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार ये आपके भाग 3 में आते हैं। भाग 3 में आते हैं और अनुच्छेद आपके अनुच्छेद 12 से 35 तक। ठीक है, मौलिक अधिकार भाग 3 में आते हैं, अनुच्छेद 12 से 35 तक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में आपके राष्ट्रीय पार्क दे रखे हैं, दूसरी सूची में उनके राज्य दे रखे हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा राष्ट्रीय पार्क आपके किस राज्य में स्थित है। तो आपका जो दाची गांव है, दाची गांव कहाँ पर स्थित है? दाची गांव कहाँ पर स्थित है? आपका जम्मू और कश्मीर में। और आपका पापीकोंडा आंध्र प्रदेश में, सरिस्का राजस्थान में, बांदीपुर आपका कर्नाटक में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दाचीगाम जम्मू कश्मीर में, पापीकोंडा आंध्र प्रदेश में, सरिस्का राजस्थान में, बांदीपुर आपके कर्नाटक में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में आपके धातु दे रखे हैं, दूसरी सूची में उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी हैं, यानी कि गुणधर्म दे रखे हैं। तो आपको बताना है कौन सी धातु का गुणधर्म क्या है। तो जो आपका सोडियम है, सोडियम की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है आपकी? सोडियम को आपके चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। सोडियम जो होता है वो आपका इतना सॉफ्ट होता है कि उसे आप चाकू से आसानी से काट सकते हैं। नेक्स्ट है आपका पारा, जो आपका मर्क्यूरी होता है, ये आपके कमरे के ताप पर द्रव यानी कि लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। उसके बाद है आपका चांदी। चांदी आपकी इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, विद्युत का अच्छा सुचालक है।
उसके बाद है आपका सीसा, जिसको लेड बोलते हैं, ये आपके ऊष्मा का कुचालक है, हीट का बैड कंडक्टर है। तो सोडियम को आप चाकू से काट सकते हैं आसानी से। पारा आपके लिक्विड फॉर्म में मिलता है रूम टेम्परेचर पर। और जो आपकी चांदी है, ये आपका गुड कंडक्टर होता है, सॉरी आपकी इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। और जो लेड है, ये आपके बैड कंडक्टर होता है हीट का। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? भारत में आमदनी कर की शुरुआत किसने की थी? भारत में आमदनी कर की शुरुआत किसने की थी? आपके सर चार्ल्स वुड ने, लॉर्ड मैकहेल ने, जेम्स विल्सन ने, या आपके विलियम जोन्स ने? तो भारत में आमदनी कर की शुरुआत करने वाले थे जेम्स विल्सन। भारत में आयकर आपका 24 जुलाई 1880 में, सॉरी आपके 1860 में जेम्स विल्सन द्वारा आरंभ किया गया था। 24 जुलाई 1860 को जेम्स विल्सन द्वारा आरंभ किया गया था। यह ऐसा कर था जो चुनिंदा अमीरों, शाही परिवारों और ब्रिटिश नागरिकों पर लगाया जाता था। फिर आपके आधुनिक समय में आयकर व्यक्ति की आय पर लगाया जाने वाला एक वार्षिक कर है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। भारत में जो आमदनी कर की शुरुआत की थी वो किसने की थी? आपके जेम्स विल्सन ने की थी 24 जुलाई 1860 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 में आपके अध्यक्ष दिए गए हैं, दूसरी सूची में दे रखे हैं आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सभाओं के स्थान। एक सूची में आपको सभा दे रखी है, दूसरी सूची में उनके स्थान दे रखे हैं। तो आपको बताना है कि कौन सी सभा आपके कहाँ पर हुई थी और आपका अध्यक्ष कौन था। तो अबुल कलाम आजाद जो थे, ये अमृतसर में जो हुई थी आपकी सभा, अमृतसर में 1919 में हुई थी। उसके अध्यक्ष थे आपके, सॉरी आपके उसके अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद नहीं थे, ये थे आपके मोतीलाल नेहरू। ठीक है। और अब्दुल कलाम आजाद थे आपके रामगढ़ में, रामगढ़ 1940 में जो सभा हुई थी। सरोजनी नायडू आपकी, सरोजनी नायडू थी आपकी कानपुर में, कानपुर 1925 में। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके मुंबई में थे 1934 में। तो अबुल कलाम आजाद अध्यक्ष थे आपके रामगढ़ 1940 में, सरोजनी नायडू आपकी कानपुर 1925 में, मोतीलाल नेहरू आपके अमृतसर 1919 में, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके बम्बई 1934 में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में आपके जो महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान है, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? कुल स्थानों का 1/3, महिला की आबादी के अनुपात में कुल स्थानों का 1/4, या आपकी परिस्थितियों की आवश्यकता अनुसार। तो यहाँ पर आपकी महिलाओं की जो आपकी संख्या है, यानी कि उनके लिए आरक्षित स्थानों की जो संख्या है, वो है आपका कुल स्थानों का 1/3। ओके। 73वें संविधान संशोधन के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश विधि संशोधन विधेयक 1949 पारित किया गया, जो आपके 22 अप्रैल 1949 से देश में प्रवृत्त हुआ। इसके तहत प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में प्रत्येक स्तर पर महिलाओं के लिए कुल स्थानों के 1/3 स्थान आरक्षित किए गए हैं। ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कुल स्थानों का 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा रिपीट हो गया है, तो इसको स्किप करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा तमिलनाडु का पक्षी विहार स्थित है। तमिलनाडु का पक्षी विहार आपके कहाँ पर स्थित है? ये आपके कारीकिली में, कालाकुडू में, कुंताकुलम में, और आपके मुडुमलाई में।
तो कहाँ पर स्थित है ये आपका? तमिलनाडु का पक्षी विहार। तमिलनाडु का पक्षी विहार स्थित है आपका काराकिली में। कहाँ पर स्थित है? कारीकिली में। तमिलनाडु का पक्षी विहार वेदांगथंगल और कारीकिली में अवस्थित है। कारीकिली चेन्नई से आपके 86 किलोमीटर दूर है। ठीक है, चेन्नई से आपके 86 किलोमीटर दूरी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है। सड़क की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ पर चलना क्यों कठिन है? क्योंकि आपके बर्फ सड़क से सख्त होती है। सड़क बर्फ से सख्त होती है। जब हम अपने पैरों से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया नहीं करती है, या आपके बर्फ में सड़क की अपेक्षा कम घर्षण होता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है, बर्फ में सड़क की अपेक्षा कम घर्षण होता है। सड़क पर चलने में हमें आसानी इसलिए होती है क्योंकि पृथ्वी पर उसकी सतह खुरदुरी होने के कारण घर्षण बल उत्पन्न होता है। उसकी सतह खुरदुरी होने के कारण हम उस पर पैर टिकाकर पृथ्वी को पीछे ढकेलते हैं और न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार हम आगे बढ़ जाते हैं। इसके विपरीत जबकि आपकी बर्फ चिकनी होती है और सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होने के कारण उस पर हम चल नहीं पाते, उस पर चलना हमें कठिन होता है, यानी कि बर्फ पर चलना आपका कठिन होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बर्फ जो है वो आपकी बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेवा कर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सेवा कर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह प्रत्यक्ष कर है, यह अप्रत्यक्ष कर है, यह आपके 1994-95 की अवधि में लागू किया गया। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो कौन से कथन आपका सही है? तो आपका एक तो दूसरा कथन सही है, यह आपका अप्रत्यक्ष कर है और ये आपके 1994 से 95 की अवधि में लागू हुआ था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ओके, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर है। इसे चलैया समिति की संस्तुति पर वर्ष 1994-95 के वित्तीय वर्ष की अवधि में लागू किया गया। यह आपके संघ सूची का विषय है। एक तो यहाँ पर आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आपका संघ सूची का विषय है, संघ सूची का विषय है, ठीक है। और दूसरा आपका सेकंड है आपका, इसे चलैया समिति की संस्तुति पर इसको आपके लागू किया गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपके क्लाइव ने क्या किया था? रॉबर्ट क्लाइव जो था, इसने क्या किया था? प्रेस से प्रतिबंध हटाया था, बंग विभाजन से संबंधित है, या आपके बंगाल में दोहरा शासन से संबंधित है, या आपके अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। तो क्लाइव जो है ये आपके संबंधित है। बंगाल में इसने द्वैध शासन प्रणाली लागू की। बंगाल में आपके दोहरा शासन यानी कि द्वैध शासन प्रणाली आपके 1765 में, ठीक है। बेंटिक के कार्यकाल में ही मैकाले द्वारा अंग्रेजी भाषा के माध्यम से आधुनिक शिक्षा की नींव रखी गई। ये आपका अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। और आपका चार्ल्स मैटोफ जो है, चार्ल्स मैटकोफ, ये किससे संबंधित है आपके? इसने प्रेस से प्रतिबंध हटाया था। और कर्जन किससे संबंधित है? ये आपके बंगाल विभाजन से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चार्ल्स मैटकोफ ने क्या किया था? आपके प्रेस से प्रतिबंध हटाया, इसलिए उसे समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। चार्ल्स मैटकोफ को समाचार पत्र का मुक्तिदाता, ठीक है। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहते हैं?
चार्ल्स मैटकॉफ को कहते हैं, और कर्जन ने आपके 1905 में क्या था, बंगाल विभाजन। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, किस संविधान संशोधन ने शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21 ए आपके संविधान में जोड़ा। 86वां संशोधन है आपका, या आपका 87वां संशोधन है, या आपका 88वां संशोधन है, या आपका 79वां संशोधन है। तो ये है आपका 86वां संशोधन। 86वें संशोधन अधिनियम सन 2002 द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार आपके 1 अप्रैल सन 2010 से लागू किया। इसे आपके 1 अप्रैल सन 2010 से ये आपके लागू किया गया। इस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 21 के बाद अनुच्छेद 21 ए जोड़ा गया, जिसमें आपके क्या आता है, इसमें 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार का प्रावधान किया गया, और 12 दिसंबर सन 2002 को इसे राष्ट्रपति से अनुमति मिली थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इसे आपके 86वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों का अधिक विस्तार है। तो नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है। अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया या आपके दक्षिण अमेरिका। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का जो अधिक विस्तार है वो है आपके एशिया में। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को क्या कहते हैं, आपके मानसूनी वन भी इनको कहते हैं, मानसूनी वन। यह साधारणतः आपके भारत, म्यांमार, थाईलैंड तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के अन्य भागों में पाए जाते हैं। कहाँ पर आपके भारत, म्यांमार, कहाँ पर पाए जाते हैं आपके भारत, उसके बाद आपका म्यांमार, भारत, म्यांमार, थाईलैंड तथा आपके दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया में, एशिया के अन्य भागों में पाए जाते हैं। इन वनों में उगने वाले वृक्ष चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती होते हैं। यहाँ पर जो वृक्ष उगते हैं वो आपके कैसे होते हैं, चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती वन होते हैं, पर्णपाती वन, यानी कि वर्ष में एक बार पत्तियां गिराते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। कहाँ पर है आपके, ये एशिया में इनका सर्वाधिक विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित में से आपका कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन आपका सही नहीं है। यह लाल रंग का होता है, यह आपके फेफड़ों से कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का वाहक होता है, यह कुछ अम्लीय होता है, यह ऊतकों से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाता है। तो हीमोग्लोबिन के संबंध में आपके कौन सा कथन सही नहीं है, तो वो है आपका यह कुछ अम्लीय होता है। जो आपका हीमोग्लोबिन होता है, इसका पीएच मान जो होता है, इसका पीएच मान कितना होता है आपके 7.1 से 7.4 के बीच होता है। तो ये कुछ आपके क्षारीय होता है, यानी कि आपका बेसिक होता है, एसिडिक मीडियम इसका नहीं होता। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत में प्रथम बार कागजी मुद्रा कब शुरू की गई थी। भारत में जो आपकी कागजी मुद्रा शुरू की गई थी वो प्रथम बार आपके कब शुरू की गई थी, 1862 में, 1542 में, 1601 में, 1880 में। तो ये की गई थी आपके 1862 में। भारत में कागजी मुद्रा की शुरुआत सर्वप्रथम बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जनरल बैंक ऑफ बंगाल एंड बिहार, वॉरेन हेस्टिंग द्वारा स्थापित बंगाल बैंक के द्वारा की गई थी। 1861 के पेपर करेंसी एक्ट द्वारा भारत की तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने निजी और प्रेसिडेंसी बैंकों से कागजी मुद्रा के निर्गमन का अधिकार ले लिया। तत्पश्चात भारत सरकार द्वारा सर्वप्रथम कागजी मुद्रा जारी की गई, जो आपके 1 मार्च 1862 से प्रभावी है। तो कब शुरू की गई थी, आपके 1862 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? किसने की थी न्यायिक संगठन की स्थापना? लॉर्ड मेयो ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड एटली ने या आपके लॉर्ड कर्जन ने? तो न्यायिक संगठन की स्थापना करने वाले थे आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस। दीवानी और फौजदारी न्यायालय के श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने की एक नई व्यवस्था की नींव अंग्रेजों ने रखी। इस व्यवस्था को वॉरेन हेस्टिंग ने आपके आरंभ किया था, मगर कॉर्नवालिस ने इसे सुदृढ़ बनाया और 1973 की कॉर्नवालिस संहिता शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित थी, जिसे के तहत कर और न्याय प्रशासन को आपके पृथक कर दिया गया। तो भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, मुख्यमंत्री के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही नहीं है? तो मुख्यमंत्री के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सही नहीं है? वह साधारणतः राज्यपाल द्वारा चयनित होता है, वह राज्यपाल द्वारा औपचारिक नियुक्ति पाता है, यह विधानसभा में बहुमत दल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है या उसका पद पर बना रहना बहुत से कारकों पर निर्भर करता है। तो कौन सा कथन आपका सही नहीं है मुख्यमंत्री के संदर्भ में? तो वो है आपका, यह साधारणतः राज्यपाल द्वारा चयनित होता है। आपके संविधान के अनुच्छेद 164 एक के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। तो राज्यपाल जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है वो औपचारिक करता है, औपचारिक नियुक्ति। ठीक है, औपचारिक नियुक्ति करता है राज्यपाल मुख्यमंत्री की, ना कि उसका चयन करता है। औपचारिक नियुक्ति करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कथन है आपका, ओजोन जल के सूक्ष्म जीवों को मार देती है। ओजोन जो होती है वो आपके जल के सूक्ष्म जीवों को मार देती है। कारण है आपका, ओजोन रेडियो एक्टिव नहीं है। तो ए तथा आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है। ए तथा आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। उसके बाद आपका ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। आपका कथन भी सही है, ओजोन जल के सूक्ष्म जीवों को मार देती है, और कारण भी सही है आपका, ओजोन रेडियो एक्टिव नहीं है, और कारण आपकी सही व्याख्या करता है कथन की। कारण जो है आपकी सही व्याख्या करता है कथन की। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही नहीं है, सही है आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, कथन भी आपका सही है, कारण भी सही है, लेकिन कारण जो है वो आपके कथन की सही व्याख्या नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यह एक शीर्ष बैंक है, यह मुद्रा आपूर्ति को विनियमित करता है, यह व्यापारिक घरानों को ऋण प्रदान करता है, यह नाबार्ड के कार्यों का पर्यवेक्षण करता है। तो कौन सा कथन आपका सही है? कौन सा कथन आपका सही है? तो यहाँ पर आपका पहला कथन सही है, यह एक शीर्ष बैंक है। दूसरा कथन, यह मुद्रा आपूर्ति को नियमित करता है, यह मुद्रा आपूर्ति को नियमित करता है। और आपका फोर्थ कथन, यह नाबार्ड के कार्यों का पर्यवेक्षण करता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई भारत का शीर्ष बैंक है, यह मुद्रा आपूर्ति को नियमित करता है तथा नाबार्ड के कार्य का पर्यवेक्षण करता है, और यह किसी भी व्यक्ति अथवा व्यापारिक घराने को ऋण प्रदान नहीं करता। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो यहाँ पर हमारा आज का प्रैक्टिस सेट खत्म होता है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हमने डिस्कस कर लिए। तो लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, कमेंट कर जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए प्रैक्टिस सेट के साथ, जहां पर हम इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए बाय बाय।